हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो क्लास है आपको दिखा दे। एक बार यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। देखिए ये जो है क्लास आपका 6 to 8 के लिए, और जो आपका अगर सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है यानी कि सोशल साइंस है तो ये वीडियो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या को कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए। तो हम लोग इसमें टोटल हिस्ट्री का 13 सेट को कवर करने वाले हैं, ज्योग्राफी का 13 सेट को कवर करने वाले हैं, पॉलिटी का आपका 13 सेट को कवर करेंगे, और आपका इकोनॉमिक्स का 13 सेट को कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें से अगर हम आपको बता दें तो 7 सेट को हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप अभी तक हमारा 7 सेट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 क्लास 6 to 8 लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। वहाँ पे जाके आप हमारा 1 से लेकर 7 तक का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके साथ साथ अगर हम बता दें, अगर ये बुक है आप लोग के पास तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं भी है, ठीक है, तो इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम अपना टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया करते हैं रात में 8 बजे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में हम ऑलरेडी इसका पीडीएफ भेज दिया करते हैं रात में 8 बजे। आप उस पीडीएफ को बना लीजिए और उसी दिन, जिस दिन अगर हम पीडीएफ भेजते हैं तो उसके अगले दिन 10 बजे आपको यूट्यूब चैनल पे हमारा इसका आंसर कर, मतलब जो भी होगा आंसर डिस्कशन हमारा यूट्यूब चैनल पे करा दिया जाता है, ठीक है। तो पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा आपको, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जो कि इस वीडियो के लिंक में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे। अगर वहाँ से भी आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में भी हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया करेंगे, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम जो देखेंगे 13 सेट अगर खत्म होने के बाद क्या क्या, तो बीपीएससी टीआरई 1 to 3 में यहाँ देख सकते हैं बीपीएससी 1 to 3 में जो भी, अच्छा 1 की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी पता होगा जब बीपीएससी टीआरई 1 का जब वैकेंसी आई थी जिसमें 6 to 8 का वैकेंसी था ही नहीं, तो इसमें हम लोग 2 और 3 पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज का हम लोग का जो सेट है वो आज हम लोग सेट नंबर 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। आइए, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं ये सेट नंबर आपका 8 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना सब्जेक्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है पहले उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 80 नंबर का होता है। पहले आप इसको कवर कर लीजिए, इसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश जो भी होगा 40 नंबर उधर का, उसको भी हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा होगा। आइए, तो पहला प्रश्न आपका कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन शासक पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन का मित्र था, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भास्कर वर्मन, ठीक है। भास्कर वर्मन जो था ये आपका पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन का मित्र था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है आपका कि मुगल शासक अकबर ने किस वर्ष तीर्थकर को, याद रखिएगा, तीर्थकर को समाप्त किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1563 में, ठीक है। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया था, तो जजिया कर को अकबर ने 1564 में कर दिया था। अकबर ने दास प्रथा के अंत कब किया था, तो 1562 में कर दिया था। ये सब फैक्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 73वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जिसमें कहा जा रहा है आपका, आइए, कि गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था। तो गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 क्या कहा जा रहा है कि कौन जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। तो जहांगीर के दरबार के जो चित्रकार थे उनका नाम था आपका मनोहर भी था, गोवर्धन भी थे और मंसूर भी थे, यानी कि ये तीनों जो थे जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 75 क्यों चलते हैं। 75वां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। 75वां प्रश्न कहा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल गद्दी पर कौन बैठने में सफल रहा था, ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल गद्दी पर कौन बैठा था, तो याद रखिएगा मुअज्जम बैठा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा जा रहा है कि जैन धर्म के अनुयायी शासक इनमें से कौन है, ठीक है। तो जैन धर्म के अनुयायी शासक कौन है, तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये आपका जैन धर्म से रिलेटेड थे। खारवेल भी आपका जैन धर्म से थे और अमोद घोष भी आपका जैन धर्म को
मानते थे, उन्हीं के अनुयायी थे। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का। तो 1 2 3 तीनों सही है, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 77 में प्रश्न कहता है कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, तो बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय था। बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न देख की ओर चलते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बक्सर युद्ध के बारे में, तो बक्सर युद्ध कब हुआ था, तो बाई डेट याद रखिए 22 अक्टूबर। ठीक है, बक्सर युद्ध आपका 22 अक्टूबर, ठीक है, 1764 में हुआ था, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77 78 की और 78वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ धुंधला आ गया है पिक्चर, इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। कहा जा 78 नंबर प्रश्न कि भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य के दर्शन का भाग क्या था। तो रामानुजाचार्य के दर्शन का भाग क्या था, तो ये हो जाएगा आपका विशिष्ट द्वैतवाद था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 79 क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, तो सूफीवाद के लिए किस सिलसिला संत से संबंधित थे, तो ये किस सिलसिला संत से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा चिश्ती से। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 80 क्यों चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से ज्योतिष पीठ कहाँ था। ठीक है, तो ज्योतिष पीठ कहाँ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ये देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए हम किस पुस्तक को लिया जाता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका मदुरा विजयम हो जाएगा। ए से भी विजयनगर साम्राज्य का इतिहास जाना जा सकता है। ए फारगोटन एम्पायर से भी आप विजयनगर स्रोत के बारे में आप जान सकते हैं। गुलशन इब्राहिमी इससे भी आप विजयनगर के इतिहास को आप जान सकते हैं। यानी कि इसके अनुसार देखें तो ए और बी और सी तीनों का तीनों सही है, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए वहीं पे अगर हम बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अगर हम बात कर लें मदुरा बीजीएम क्या, यह कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि मदुरा बीजीएम के पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पुस्तक किसने लिखा था, तो गंगा, ठीक है, गंगा देवी ने लिखा था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि मदुरा बीजीएम पुस्तक के लेखक कौन थे, तो गंगा देवी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 82 नंबर प्रश्न है आपका कि बहमनी से विद्यापीठ किस राज्य पर कुतुबशाही वंश का शासन था। ठीक है, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका वो राज्य नहीं दिया हुआ है, तो किस राजवंश का शासन था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोलकुंडा पे। कहाँ पे था, तो गोलकुंडा, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं गोलकुंडा पे। ठीक है, गोलकुंडा पे था। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्यों चलते हैं। 83 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 83 में प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन उपनिषद अथर्ववाद का उपनिषद है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा उपनिषद जो है अथर्ववाद का उपनिषद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 84 में प्रश्न है कि कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्रम का नायक किस राजकीय वंश से संबंधित था। ठीक है, तो किस राजकीय वंश से संबंधित था, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका शुंग राजवंश से संबंधित था। 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 85 में प्रश्न आपका कि कौन नगर युगम बुद्धकालीन है, तो कौन सा नगर युगम जो है वो आपका बुद्धकालीन है। तो देखिए यहाँ पे आपका साकेत श्रावस्ती ये भी आपका बुद्धकालीन है, चंपा वाराणसी ये भी आपका बुद्धकालीन है, राजगिरी और कौशाम्बी ये भी आपका बुद्धकालीन है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहा जा रहा है कि अशोक के वृहद शिलालेख से संबंधित निम्न में से कौन स्थान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो आपको भी पता है कि शहबाजगढ़ी कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 में क्या कहा जा रहा है, देखिए
कहा जा रहा है कि 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध से जब हुमायूं भागा था तब उसके प्राण की रक्षा निम्न में से किस व्यक्ति ने किया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो ये आपका शेर खां, याद रखिए शेर शाह सूरी नहीं, सूरी तो इस युद्ध के बाद पूछा जाता है कि शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि कब ग्रहण किया था, किस युद्ध के बाद, तो चौसा युद्ध के बाद किया था। तब तक उनको शेर खां के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पूछेगा कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं एवं शेर खां के बीच, याद रखिए हुमायूं एवं शेर खां के बीच हुआ था। ठीक है, अच्छा कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। और जब हुमायूं भागा था तो उसकी प्राण की रक्षा पूछ रहा है, उसकी प्राण की रक्षा किसने किया था, तो निजाम ने किया था। याद रखिए उसकी प्राण की रक्षा किसने किया था, तो निजाम ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आइए क्वेश्चन नंबर आपका 88 क्यों चलते हैं। 88 में क्या पूछा जा रहा है देखिए, चलिए 88 नंबर प्रश्न है कि शेर शाह की मृत्यु ठीक बाद सूर्य साम्राज्य की गद्दी पर निम्न में से कौन बैठा। मतलब कि शेर शाह की जब मृत्यु हुआ था तो उसके बाद सूर्य साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस्लाम शाह। यहाँ पे आपका इस्लाम शाह लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो इस्लाम शाह है। ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। मुगल प्रशासन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न को छोड़ दीजिए, 90 नंबर क्वेश्चन को चल जाइएगा। 90 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि कौन पुस्तक अकबरकालीन रचना है। तो कौन सी पुस्तक जो है अकबरकालीन रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे आपका आईन अकबरी जिसने अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था ये भी है, तबख्त ए अकबरी ये भी आपका है। ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों, यानी हम कह सकते हैं एक से अधिक हो जाएगा। अच्छा अगर हम बात कर ले तबकाते अकबरी ये किसने लिखा था, तो याद रखिए ख्वाजा निजामुद्दीन। ठीक है, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तबकाते अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो निजामुद्दीन अहमद, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ऐसे ही आईन अकबरी किसने लिखा था, तो अबुल फजल, ये सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है देखिए यहाँ पे आपका कि वैदिक काल में, ठीक है वैदिक काल में निष्क का क्या अर्थ होता है। वैदिक काल में निष्क का क्या अर्थ होता है, तो ये सबको पता है। निष्क का अर्थ आपका क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आभूषण। वैदिक काल में निष्क का अर्थ क्या होता है, तो आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 92 कहा जा रहा है कि कपड़े के टुकड़े पर जहाज का चित्र किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कपड़े के टुकड़े पर जहाज का चित्र, याद रखिए किसका चित्र, तो जहाज का चित्र किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 92 का हो जाएगा राइट आंसर आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा जा रहा है देखिए 93 प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन शासक शैव धर्म का, याद रखिए किस धर्म का, शैव धर्म का अनुयायी शासक था। ठीक है, तो शैव धर्म का अनुयायी शासक कौन था, आइए देखते हैं। तो बंगाल का गौड़ शासक शशांक था, तो बिल्कुल सही है। पल्लव शासक महेंद्रवर्मन प्रथम भी था, तो बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की चलते हैं कि जैन धर्म के महान विद्वान हेमचंद्र को निम्न में से किस शासक द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। हेमचंद्र को किस शासक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सोलंकी के चालुक्य शासक जयसिंह के द्वारा आपका इसमें किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 95 नंबर प्रश्न है आपका स्क्रीन पे कि बौद्ध साहित्य दिव्यवादन के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सही है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 96 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है आपका कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों में से कौन पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI में इसको रखिएगा। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला कि पटना के सचिवालय में गोलीकांड जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 11 अगस्त 1942 में हुआ था, ये याद रखना है। और मिलर हाई स्कूल के छात्र कौन था, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि मिलर हाई स्कूल के छात्र कौन था, तो याद रखिएगा देवीपत चौधरी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। ठीक है,
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए 97वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्या कहा जा रहा है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आइए, चलिए 97वां प्रश्न आपका कि प्राचीन उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के वर्तमान किस जिला में स्थित है, ठीक है। तो किस जिला में स्थित है ये सबको पता है, ये आपका नालंदा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 आपका कि स्वामी विरजानंद निम्न में से किसके गुरु थे। तो स्वामी विरजानंद जो थे वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे ये 3 बार, कितनी बार, तो ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो पहला जब बने थे तो 1886 में बने थे, ठीक है। 1886 में बने थे। कहाँ बने थे, तो पहला जो था 1886 में यह आपका कलकत्ता में बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो कलकत्ता में बने थे, कब, तो 1886 में। दूसरा जब बने थे वो आपका 1893 में बने थे, ये आपका लाहौर में बने थे, ये भी याद रखिएगा, ये आपका लाहौर में बने थे 1893 में। और तीसरा उन्होंने अध्यक्षता किया था ये आपका कलकत्ता में किया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मतलब पहला आपका कलकत्ता हो जाएगा और तीसरा आपका कलकत्ता हो जाएगा। मतलब जिसमें 6 लगा हुआ है दोनों सेम है वो आपका कलकत्ता हो जाएगा। ऐसे भी एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1906 में अधिवेशन किए थे वो कहाँ पे किए थे अध्यक्षता, तो कलकत्ता में किए थे, ठीक है। और लाहौर हो जाएगा आपका कितना 1893 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहा जा रहा है देख लीजिए यहाँ पे। 100 नंबर प्रश्न आपका कि झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 101 की ओर। 101 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। देखिए 101 नंबर प्रश्न आपका कि अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिज भारत का यात्रा कब किया था, ठीक है। तो रॉल्फ फिज जो था ये भारत की यात्रा कब किया था, तो ये जो था आपका 16वीं सदी में किया था। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं कि हबशी व्यापार से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना है। तो सही तथ्य की पहचान क्या है आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट से मूल निवासी को गुलाम बनाया जाता था। तो बिल्कुल सही है। हबशी गुलामों में से अमेरिका के यूरोपियन उपनिवेश में कार्य कराया जाता था, उनको गुलाम बनाकर कहाँ भेजा जाता था, तो अमेरिका, ठीक है। तो यानी कि 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप डी ले सकते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 क्यों चलते हैं। 103 में क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं कि जैकबेरी विद्रोह से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 103 का। तो यहाँ पे देखिए इसका सही तथ्य हो जाएगा कृषि का विद्रोह और फ्रांस का विद्रोह, ठीक है। यानी कि 3 और 4 बिल्कुल, 3 और 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 और 5 किस में, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। देखिए 104 नंबर प्रश्न है आपका कि लियोनार्डो दा विंची जिन्हें विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है वे किस देश के थे, ठीक है। तो 21 देश के थे। तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका इटली के थे। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की चलते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था, ठीक है। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा था तो उसमें इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है आइए देखते हैं। चलिए 106 नंबर प्रश्न है आपका स्क्रीन पे कि फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। तो फ्रांस की किस शासक ने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लुई 11वां। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति निम्न में से किस वर्ष हुई थी, तो सबको पता है 1789। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1789। चलिए मतलब 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या कहा जा रहा है देखिए कि प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टोल्स्टॉय किस देश के थे। तो लियो टोल्स्टॉय किस देश के थे, तो याद रखिएगा ये आपका रूस के थे। लियो टोल्स्टॉय किस देश के थे, तो रूस के थे, ठीक है।
लौह और रक्त की नीति, याद रखिए लौह और रक्त नीति निम्न में से किस यूरोपीय नेता का था? तो लौह एवं रक्त की नीति पूछेगा तो बिस्मार्क का था, और रक्त एवं लौह की नीति पूछेगा तो बलबन का था। ठीक है, अब एक है आपका रक्त एवं तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, रक्त एवं तलवार की नीति पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की चलते हैं। 110 में प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो कहाँ पे शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग हिस्ट्री का जो 40 क्वेश्चन था, तो हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन, इसके बाद हम पॉलिटी का 40 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स का 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो जो लोग जिनका भी हिस्ट्री था वो अपना देख लिए होंगे। अब उनका जिनका पॉलिटी होगा तो वो 5-10 मिनट के बाद आइएगा। ठीक है, 10 मिनट बाद आपका पॉलिटी शुरू होगा। और वैसे भी आपका 8 नंबर ज्योग्राफी पूछता है, तो 8 नंबर के लिए आपको ज्योग्राफी का वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ में आपका ये भी तैयारी हो जाएगा। तो चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। तो जो लोग नए जुड़े हुए हैं या जिनका भी हिस्ट्री खत्म हो चुका है, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज्योग्राफी वाले आप लोग भी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 71। क्या कहा जा रहा है? देखिए, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? ठीक है, तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है किन दो नदियों के बीच में है? तो ये आपका हो जाएगा काली और तीस्ता नदी के बीच में है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो कौन सा पर्वत है खंड है जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटकाई बूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 73 नंबर प्रश्न है आपका कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन क्षेत्र आते हैं? ठीक है, तो कौन क्षेत्र आते हैं? तो देखिए इसमें आपका पहला आ जाएगा भारत। पहला कौन आ जाएगा? तो भारत आ जाएगा। दूसरा पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, याद रखिएगा। पहला पे भारत, दूसरा पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और तीसरा पे आपका हो जाएगा हिंद महासागर। तीसरा पे क्या हो जाएगा? तो हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर कौन में है? तो देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पे देखिए भारत और हिंद महासागर, तो ये भी सही हो जाएगा। अब सी ऑप्शन देखिए हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वैसे आपको याद रखने के लिए याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है? तो भारत भी हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा और आपका हिंद महासागर। मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कौन कौन क्षेत्र आते हैं? तो भारत, ऑस्ट्रेलियन, हिंद महासागर। भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्यों चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए कि रियो डी जेनेरियो वस्त्र एवं कॉफ़ी उद्योग के लिए निम्न प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है। ठीक है, तो यह किस देश में अवस्थित है? तो ये किस देश में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 का? तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 क्यों चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 75 नंबर प्रश्न है। देखिए जैसे ही इसको ख़त्म करेंगे हम लोग 6 to 8 का जब सेट पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग पीजीटी की ओर चलेंगे। ठीक है, पीजीटी का फिर हम लोग हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, पीजीटी का हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद आपका ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी को कवर करने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्यों चलते हैं फिलहाल। 75 प्रश्न कहता है कोरियोलिस बल कहाँ शून्य होता है? तो कोरियोलिस बल का जो है ये कहाँ पे शून्य होता है? शून्य होगा तो ये आपका विषुवत रेखा पर शून्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा जा रहा है, किसका तट लाल सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है? किसका तट जो है लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्यों चलते हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि यूराल पर्वत एशिया के किस ओर है? तो यूराल पर्वत जो है एशिया के किस ओर है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यूराल पर्वत एशिया के किस ओर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्यों चलते हैं। 78 प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। विषुवत रेखा, एक मिनट। चलिए कहा जा रहा है कि विषुवत रेखा निम्न में से किस महादेश से होकर गुजरती है?
ठीक है। तो विषुवत रेखा जो है ये टोटल 3 महादेश से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, विषुवत रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो पहला पे क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, तो बिल्कुल सही है, अफ्रीका बिल्कुल सही है, और एशिया, ये तीनों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 79 नंबर, मंगला डैम निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है। तो मंगला डैम जो है ये आपका झेलम नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो लद्दाख क्या है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो मात्र एक राज्य से लगती है। वो राज्य कौन सा है, तो वो भी आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वो राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो लद्दाख की जो सीमा है किस राज्य से लगती है, तो हिमाचल प्रदेश से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जाए, 81 नंबर, कि सिक्किम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से लगती है। तो सिक्किम राज्य की जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों से लगती है, ये भी आपका मात्र एक राज्य से लगती है, ठीक है। वो राज्य कौन है, तो वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वो राज्य कौन है, तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, देख लीजिएगा, वह राज्य आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 82 में नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपका कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है। तो नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है, तो ये टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा मिलती है, ठीक है। चलिए तो 5 राज्य में कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहले आप नेपाल के साथ ले लीजिए उत्तराखंड, सबसे पहला पे ले लीजिए आप उत्तराखंड, यू के मतलब हो गया उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका यूपी, ठीक है। इसके बाद आप ले लीजिए बिहार, यूपी के बाद ले लीजिए आप बिहार, ठीक है, 3 हो गया। चौथा नंबर पे आप ले लीजिए पश्चिम बंगाल, चौथा पे किसको लेना है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अब 5वां नंबर पे हो जाएगा आपका सिक्किम, 5वां पे कौन हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। 5वां पे कौन हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये आपका VVI हो सकता है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल से के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को चलते हैं। 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि गॉडविन ऑस्टिन K2 निम्न में से किस पर्वत खंड की चोटी है। तो K2 जो है किस पर्वत खंड की चोटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालयन, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न के चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 के चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न है कि कौन जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो कौन सी जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिब्राल्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को चलते हैं। 86 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 86 नंबर, चलिए 86 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे, एकांगुआ चोटी से संबंधित सही तथ्य में सही तथा निम्न में से कौन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो कहा जा रहा है यह एंडीज पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च चोटी है, तो बिल्कुल सही है। एकांगुआ जो है एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। यह रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एकांगुआ किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। यह चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए और सी इसका बिल्कुल सही है, तो हम कह सकते हो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 में क्या कहा जा रहा है कि ओजोन पट्टी वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है। तो ओजोन पट्टी जो है वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका समताप मंडल। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो कौन सी जलधारा जो है दक्षिण
अटलांटिक महासागर की जलधारा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें, ये जो है आपका, ये हो जाएगा ब्राज़ील जलधारा, ये भी आपका सही है। ऑकलैंड जलधारा, ये भी आपका सही है। अब बेंगुला जलधारा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी। तो प्लूटो की जो खोज है वो किस वर्ष हुआ था। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ है। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चीन में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 91 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि चिनूक किस महादेश की स्थानीय पवन है। तो चिनूक जो है किस महादेश के स्थानीय पवन है। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्यों चलते हैं। 92 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए 92 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है आपका कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है। तो रिंग ऑफ फायर जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर कि सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में है। तो सेवराय की जो पहाड़ी है भारत की किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 94 प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं कि कौन नदी, एक मिनट, चलिए कौन नदी अलकनंदा में, ठीक है, बाईं ओर से मिलती है। तो कौन सी नदी जो है अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है, तो धौली गंगा, और ये भी सही है आपका। नंदाकिनी ये भी सही है, और आपका पिंडार ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ई प्रकार की जलवायु, याद रखिए किस प्रकार की, तो ई प्रकार की जलवायु भारत के किस भाग में है। ठीक है, तो ई प्रकार की जलवायु जो है भारत के किस भाग में है। तो देखिए ये आपका लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में, तो बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में तो बिल्कुल सही है। तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 97। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और वैसे लोग जिनको अभी तक PDF नहीं प्राप्त हुआ इस बुक का, तो इस बुक का अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसमें कहा जा रहा है आपका कि ताप्ती नदी की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ से होती है। तो ताप्ती नदी की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है, ये आपका सतपुड़ा पहाड़ी से होती है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आपको याद रखना है कलकत्ता। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये आपका कलकत्ता में है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि मलनाड क्षेत्र कहाँ है। तो मलनाड क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 99 प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 99 प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। तो कौन सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पे देखिए डुडमा जलप्रपात, ये जो महानदी पे है तो ये सुमिलित नहीं है। ठीक है, और एक आप देख लीजिए चुलिया जलप्रपात लूनी नदी पे, तो ये सुमिलित नहीं है। तो 3 और 4 यहाँ से आप देख सकते हैं 3 और 4 हो जाएगा, जो सुमिलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान का जावर क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा सीसा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप षड्यंत्र किस राज्य में स्थित है।
तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ये आपका असम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 102 में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका हाजीपुर। ऑप्शन नंबर का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र निम्न में से कौन जनजाति पाई जाती है। तो नीलगिरी में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो टोंडा जनजाति। याद रखिए नीलगिरी में आपका टोंडा जनजाति पाई जाती है। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 104 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 104 नंबर प्रश्न है आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन जो आपका एकदम वीवीआई प्रश्न है, इसको एकदम आप लोग वीवीआई में रखिएगा, ठीक है। 105 नंबर प्रश्न जो है ये आपका वीवीआई प्रश्न है। क्या है, तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य समूह से लगती है। तो यहाँ पे आपका समूह पूछ लिया, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है वो कितने राज्यों की सीमा से लगती है। तो याद रखिएगा 7 राज्यों की सीमा से लगती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगती है, तो 7 राज्यों की सीमा से लगती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये पहला नंबर पे, ठीक है, एमपी, ठीक है। दूसरा पे हो जाएगा आपका एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। यूपी मतलब आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तीसरा नंबर पे आपका हो जाएगा, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। चौथा नंबर पे कौन हो जाएगा, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। ओडी मतलब उड़ीसा समझ लीजिएगा। पांचवा नंबर पे कौन हो जाएगा, तो एपी बोले तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा छठा पे याद रखिएगा एक आप तेलंगाना, ठीक है। छठा पे क्या याद रखना है, तेलंगाना, ठीक है। चलिए और 7वां नंबर कहाँ लिख दें आपको हम, 7वां नंबर यहाँ लिख देते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। 7वां पे कौन हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। देखिए एक बार फिर से आपको हम बता दें तो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन 105 नंबर में कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों के समूह से लगती है। तो टोटल आपका 7 राज्यों के समूह से लगती है। टोटल कितने राज्यों से समूह की लगती है, तो 7 राज्यों के समूह से लगती है। तो 7 राज्य कौन कौन है, तो पहला हो जाएगा आपका कौन, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरा पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा पे हो जाएगा आपका झारखंड, चौथा का हो जाएगा उड़ीसा, पांचवा में हो जाएगा आंध्र प्रदेश, छठा में हो जाएगा तेलंगाना और सातवां में हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 106 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 106 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है आपका यहाँ पे निम्न में से कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ, तुम्हारे पहले उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आपको याद रखना माही नदी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तो 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तो 2 बार काटती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में है, तो सबसे दक्षिण में कौन है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 107 का, तो ये हो जाएगा आपका लिटिल निकोबार। दक्षिण में सबसे कौन है, तो लिटिल निकोबार है। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 108 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए 108 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलास्का, ठीक है। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमेजन नदी से संबंधित सही तथ्य क्या है। तो अमेजन नदी, तो सबसे पहले याद रखना अमेजन नदी कहाँ है, तो ये आपका इंडीज पर्वत पे है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है ये इसका मुहाना जो है अटलांटिक महासागर में है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए और बी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए तो 110 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। ये ज्योग्राफी का लास्ट प्रश्न है आपका। कहा जा रहा है कि सीन नदी किस देश की नदी है। तो सीन नदी जो है किस देश की नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की नदी है। ऑप्शन नंबर पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ज्योग्राफी का, ठीक है, इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब चलते इसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था बोले तो पॉलिटी की ओर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग पॉलिटी का कितना क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। आइए तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, तो ये आपका जून 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर प्रश्न कि दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य
पुनर्गठन आयोग में कुल कितने लोग रखे गए थे, ठीक है। तो कितने लोगों को रखा गया था, तो 3 लोगों को रखा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 क्यों चलते हैं। 113वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए 113वां प्रश्न है आपका कि महाराजा बोध व चंद्र सिंह ने निम्न में से किस रियासत के शासक थे जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किया था, ठीक है। तो किस राज्य से थे ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ से थे, तो ये आपका मणिपुर से थे, याद रखिए कहाँ से थे, तो ये आपका मणिपुर से, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के शामिल नहीं थे, कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। देखिए यहाँ पे आपका नहीं पूछ रहा है, ठीक है, फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, तो कौन नहीं था, तो H.C. मुखर्जी आपका नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्यों चलते हैं। 115 प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 115 प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो आप सबको पता है भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, ये 3 अंग हैं। चलिए ये तीनों मिलते हैं तो भारतीय संसद का निर्माण होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 116 नंबर प्रश्न, आइए 116 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे। अच्छा, कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे, तो इसमें भी आपका 3 लोग थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है 117 नंबर कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था। तो कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था, तो इसमें टोटल 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। याद रखिए कभी पूछ देता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था ये किसके समय में मतलब हुआ था, पारित किया गया था ये एक्ट, तो याद रखिए वारेन हेस्टिंग्स के समय में इसे पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से किस वर्ष एक संशोधन अधिनियम लाया गया था। तो किस वर्ष एक संशोधन अधिनियम लाया गया था, तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1781 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 को चलते हैं। 119 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 119 में प्रश्न है आपका कि सुधार अधिनियम 1786 से संबंधित मुख्य बातें निम्न में से कौन सी थी, ठीक है। तो मुख्य बातें निम्न में से कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय पर वीटो का अधिकार दिया गया था। तो क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति भी दी गई थी, तो ये भी आपका सही है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए और दो यानी कि दोनों सही है, तो हम कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 120। 120 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 120 में प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था, तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 121 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 121 का प्रश्न है कि किस अधिनियम को मार्ले मिल्टो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत इसको जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 122 नंबर, आइए देखते हैं। 122 नंबर प्रश्न क्या कहा था कि किस अधिनियम से वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। किस अधिनियम से वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह अधिनियम कौन सा था, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपबंध भारत शासन अधिनियम 1919 का है। तो कौन सा उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1919 का है, तो प्रांतों में दैत्य शासन की शुरुआत, तो बिल्कुल सही है। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का पृथकीकरण, तो बिल्कुल सही है। प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया था, तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 124 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए 124 नंबर थोड़ा सा धुंधला हो गया, इसको छोड़ देते हैं। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 125 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 125 क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य जो है वो सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 126 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है,
देखिए कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का उपबंध है। तो निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में प्रदान किया गया है? तो ये जो है आपका 10% आरक्षण देना है, 21 संविधान संशोधन में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये आपका 103वां संविधान संशोधन में 2019 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 127 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। देखिए 127 में कि किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या किसी भी स्थिति में, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? तो याद रखिएगा। तो देखिए किसी भी स्थिति में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। और 12 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यानी कि क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कह सकते इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। 128 में क्या कहा जा रहा है देखिए। 128 में प्रश्न है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेश राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब कि अगर आप भारत के रहने वाले हैं और अगर आप कहीं दूसरे देश में चले गए, वहाँ काम मतलब जॉब के सिलसिले में अगर आप वहाँ रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता तो आप स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं, तो भारत की नागरिकता आपका नहीं रहेगा। ये जो प्रावधान है भारत के संविधान में अनुच्छेद कितना में कहा गया था? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 9 में कहा गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में समता के अधिकार का अनुच्छेद विस्तार निम्न से कितना? तो देखिए समता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार को कितना से कितना हो जाएगा? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 लिखा हो, 19 से 21 अनुच्छेद माना जाता है इसे। चलिए फिलहाल इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या कहा जा रहा है देखिए। 30 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि त्वरित सुनवाई के अधिकार को व्यक्त के लिए मौलिक अधिकार के रूप में देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 131 नंबर प्रश्न क्या कहलाता है, आइए देखते हैं। 131 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। इसमें कहा जा रहा है आपका कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सा जो सही तथ्य क्या है? ठीक है, तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। 132 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है देखिए यहाँ पे कि निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? तो प्रस्तावना को किसने संविधान का आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा कहा है, इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कहा था और आपका सुभाष कश्यप ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो कह सकते उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में क्या कहा जा रहा है देखिए कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह कथन निम्न से किसका था? ठीक है, तो यह कथन किसका था? तो रूसो का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज किसकी पुस्तक है? तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जेम्स प्रथम की पुस्तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 135। 135 में क्या कहा जा रहा है देखिए। 135 में प्रश्न है कि किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को, ठीक है। तो इसकी किसने लिखा था? तो 135 का। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। राजनीति के बिना इतिहास क्या है? तो निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का था? तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सीले का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। 127 में क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सही तथ्य है? ठीक है, तो कौन सही तथ्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य एक मानवाकृत संस्था है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहा जा रहा है, संप्रभुता निम्न में से किसकी विशिष्टता है। ठीक है, तो 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राज्य की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं कि रोल्स की न्याय की धारणा निम्न में से किस श्रेणी की है। तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उदारवादी। ऑप्शन नंबर आपका बी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 140 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज लुटेरों की टोली बन जाता है। तो ये किसने कहा था, तो 140 का, तो याद रखिएगा सेंट ऑगस्टाइन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। 141 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि भारत के सब, एक मिनट, चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि वर्ष 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी भी फैक्ट्री या खाने या कारखाना में जोखिम रूप से मतलब पूर्ण रोजगार कार्य नहीं करेगा। ये किस में कहा गया था, तो 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये अनुच्छेद कितना में कहा गया था, तो अनुच्छेद 24 में कहा गया था। ठीक है, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चा जो है, चाहे वो होटल हो या कारखाना हो या कहीं भी या फैक्ट्री में काम करने की अनुमति उसे नहीं दिया गया था। लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में आप हर मतलब कि होटल कारखाना में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जरूर आपको दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 142 नंबर क्या कहा जा रहा है कि मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, परंतु अब इसे केवल कितने श्रेणियों में, तो 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया। 7वां जो था आपका संपत्ति के अधिकार को उसे हटा दिया गया, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 143 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, तो देखिए संपत्ति का कहाँ गया, अच्छा नहीं, चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ संपत्ति का अधिकार, लेकिन आप पूछा कौन सा अधिकार नहीं है। ठीक है, तो 143 का राइट आंसर क्या आ जाता है, देखिए हड़ताल करने का अधिकार, ये तो संपत्ति का अधिकार है, सॉरी मौलिक अधिकार है। हड़ताल तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यहाँ पे देखिए हड़ताल करने का अधिकार आपका है, लेकिन सही ढंग से कीजिएगा तब। तो पूछ रहा कौन नहीं है, ओ एक मिनट क्वेश्चन को नहीं समझे। हड़ताल करने का अधिकार ये सब जो होता है ना, अनुच्छेद आपका 19 से लेकर 21 तक में, वहाँ पे आपको 6 प्रकार के या 7 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। आपको हड़ताल भी कर सकते हैं, भाषण सब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मौलिक अधिकार का जो 6 प्रकार का होता है ना, मौलिक अधिकार में आपका 6 प्रकार होता है, तो 6 प्रकार में से कौन सा अधिकार नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है, समता का अधिकार है आपका, फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। लेकिन हड़ताल करने का अधिकार ऐसा कोई अधिकार बना नहीं है। लेकिन अब बात कर ले कि थोड़ा सा एक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 21, जिसमें 19 का आपको 6-7 पॉइंट में लिखा गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि शांतिपूर्वक आप अपना बात को रखने के लिए हड़ताल कर सकते हैं। जैसे कि अभी बीपीएससी तैयारी 4 के लिए हम लोग डोमिसाइल नीति के लिए क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, मतलब सड़क पर बैठकर बातों को रखेंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब भी आपका स्वतंत्रता का अधिकार में आता है, ना कि मौलिक अधिकार की लिस्ट में आता है। ठीक है, तो इसके अनुसार कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। 144 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो किससे हटा दिया गया, अभी जस्ट आपको बोले थे मौलिक अधिकार 6 प्रकार का होता है। समता का अधिकार, इसके बाद आपका 14 से 18 समता हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और दो गो है आपका लास्ट में हो जाएगा आपका संवैधानिक शिक्षा का अधिकार भी होता है, और उधर आपका हो जाएगा वो भी। तो इसमें पूछ रहा कौन नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको 7वां में रखा गया था, लेकिन फिर इसको हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 145 को चलते हैं। 145 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार क्या है, 145 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए मूल संविधान का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 146 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 146 में प्रश्न है आपका कि समता का अधिकार, तो समता का अधिकार क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए राज्य को महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंध करने की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 147 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं।
इसमें कहा जा रहा है आपका कि वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम पदाधिकारी माना जाता है। तो देखिए, आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? अंतिम पदाधिकारी वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, चलिए 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएस संविधान की विशेषताओं कौन सी है जो हमारे संविधान का निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? यूएस मतलब अमेरिका से क्या लिया गया, ये पूछा जा रहा है। एक लाइन में अगर जाने तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो देखिए, न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 149 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 149वां प्रश्न क्या है? देखिए 149वां प्रश्न है आपका स्क्रीन पे। इसमें कहा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाना या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो कौन है जो नए राज्य बना सकते हैं और उसमें राज्य में सीमाओं का मतलब कर सकते हैं? तो इसमें अधिकार किसको दिया गया? तो संसद को दिया गया है। ठीक है, मतलब संसद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है आपका कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? तो राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसे चुना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन और पॉलिटी का 40 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का आपका 40 क्वेश्चन, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग इकोनॉमिक्स वाले हैं, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए क्या है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कहा जा रहा है कि शिशु मृत्यु दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो देखिए, किसी वर्ष में जन्मे 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 क्यों चलते हैं। 112 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 112 नंबर प्रश्न है आपका कि किस सहकारी समिति ने महाराष्ट्र में अनाज बैंकों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है? ठीक है, तो किसने निभाई है? तो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 113 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए 113 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है आपका कि किस वर्ष से भारत में तृतीयक क्षेत्र लगातार सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में स्थापित हुआ है? ठीक है, तो किस वर्ष हुआ है? तो ये आपका 2013 से 14 के बीच में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कि सामान्यतः किस आर्थिक क्षेत्र के पेशेवरों को गोल्ड कॉल्स प्रोफेशनल्स भी कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? तो ये आपका पंचम क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्यों चलते हैं। 115 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। चलिए 115 प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये सबको पता है, योजना आयोग की स्थापना आपका कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। जंगलों का क्रमिक ह्रास क्यों हो रहा है? तो जंगलों का क्रमिक ह्रास जो क्यों हो रहा है? तो जनसंख्या में वृद्धि का कारण है, तो बिल्कुल सही। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के कारण, तो बिल्कुल सही। औद्योगिकरण के विकास के कारण, तो बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। 117 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए 117 प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसमें क्या कहा जा रहा है आपका, देखिए कहा जा रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा मानव जीवन को बनाती है। तो पर्यावरण की सुरक्षा जो है वो मानव जीवन को क्या बनाती है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका स्वास्थ्यकर एवं सुखमय बनाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे, देखिए कहा जा रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण क्या है? तो ये सबको पता है कि जनसंख्या एवं गरीबी जो है आपका, अगर ये आपका पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 119 में कहा जा रहा है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है। याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है, तो ये आपका कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 120 में क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृषि क्रमिक से हमारा अभिप्राय है। तो कृषि क्रमिक से हमारा क्या अभिप्राय है, आइए देखते हैं। तो देखिए, कृषि में कार्यरत श्रमिक से तो बिल्कुल सही है। आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहना तो बिल्कुल सही है। कृषि संबंध में अन्य धंधों से श्रमिक होना तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए 121 नंबर प्रश्न है आपका स्क्रीन पे। कहा जा रहा है कि दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो किसका, सीमांत उपयोगिता का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है इसमें कि दीर्घकालीन सामान्य मूल्य का निर्धारण होता है। तो दीर्घकालीन सामान्य मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मांग तथा पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 123 नंबर कि अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता होती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता का व्यवस्था क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपेक्षाकृत कम विक्रेता तथा वस्तु विभेद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 124 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार क्षेत्र का अनुसार है। तो बाजार क्षेत्र का अनुसार कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 को चलते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाजार समय का अनुसार है। ठीक है, तो कौन सा बाजार जो है समय का अनुसार है, तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दीर्घकालीन बाजार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 को चलते हैं। 126 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे है कि राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की विक्रेता होते हैं। तो राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की विक्रेता होते हैं तो पूरे देश पर फैले हुए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। चलिए 127 में प्रश्न कहा जा रहा है कि पैमाने के प्रतिफल का अर्थ होता है। तो क्या होता है, तो पैमाने के प्रतिफल का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आइए। तो जब उत्पादन में प्रयुक्त सभी साधनों के अनुपात में वृद्धि समान रूप से होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 128 में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 128 का। तो ये कृषि का विकास तो बिल्कुल सही है, ग्रामीण उद्योगों का विकास तो बिल्कुल सही है, जनसंख्या का नियंत्रण तो बिल्कुल सही है। तो तीनों का तीनों सही तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है। ठीक है, तो कितने दिनों के लिए किया है, तो 129 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 दिनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या कहा जा रहा है, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है, तो 130 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बंगाल में। बंगाल में आपका 1943 में भयंकर अकाल पड़ा था। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कहा जा रहा है इसमें आपका कि कौन भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का अंग है। तो 131 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका खाद्य का सुनिश्चित भंडार, ये सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे है कि हमारे देश का कौन सा वर्ग निर्धनता से अधिक उम्मीद होता है। ठीक है, तो 132 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि श्रमिक, ये भी सही है। और अनियमित मजदूरी, ये भी आपका सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 के चलते हैं। 133 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को भोजन के प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो कितनी कैलोरी, तो 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था स्फूर्ति अनुचित है, परंतु स्फूर्ति जो है अविवेकपूर्ण, दोनों में से स्फूर्ति बुरी है। ये कथन किसका था, 134 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जेम किन्स का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 135 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 135 नंबर प्रश्न कहता है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है। तो कौन सा सरकार के द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है, उपभोग में बढ़ोतरी, ये उपाय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 136 प्रश्न कहता है कि यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। वह स्थिति क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 के चलते हैं। 137 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 137 में प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य है। तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138 में कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार, सुरक्षा, विदेशी मामले में जैसे विषय किस सूची में रखे गए हैं। तो किस सूची में रखे गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका संघ सूची में रखे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 139 के चलते हैं। 139 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी उन्मूलन का नारा जो था ये आपका पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका उच्च महंगाई, कम वृद्धि और उच्च बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 141 में प्रश्न क्या कहता है कि उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। तो उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार क्या हैं, तो माप तोल में कमी, तो बिल्कुल सही है। मिलावट, तो बिल्कुल सही है। भ्रामक प्रचार, तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। 143 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। तो ये अधिकार किसको है, तो 141 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राज्य उपभोक्ताओं का निवारण आयोग को है। तो बिल्कुल सही है, राज्य उपभोक्ताओं निवारण आयोग को है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 143 का, तो एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 144 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पे आपका कहा जा रहा है 144 नंबर कि सोने के जेवरों को शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग सोना लेते हैं तो आप किस चिन्ह का प्रयोग, मतलब कि जानते हैं कि इस चिन्ह का अगर लगा हो तो सोना आपका शुद्ध है, तो क्या हॉलमार्क का प्रयोग करते हैं ना, इसका होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 145 कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग क्या होती है, तो मांग जो है वो आपका बढ़ती है, ना कि आपका वो घटेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 146। 146 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। तो 146 नंबर क्वेश्चन शायद फ़ोटो खींचने में गलती हो गया, वो छूट गया हमसे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। लेकिन अच्छा आपका उधर लैंग्वेज बचा हुआ, सॉरी, आइए लैंग्वेज को भी कवर कर लेते हैं ना, हम लोग लैंग्वेज को भी कवर कर लेते हैं, नहीं तो आपका छूटा का छूटा रह जाएगा। ठीक है, चलिए लैंग्वेज को भी देख लेते हैं, बढ़िया रहेगा। आइए तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप यहाँ पे आइए टिक लगाते चलिएगा। ठीक है, तो एक का राइट आंसर क्या हो जाए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दो का भी ए हो जाएगा। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का भी 2 हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्यों चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 50 के आसपास। ठीक है, चलिए अगर आप लोग मिलाए हैं तो आंसर इसका देखते चलिएगा। ठीक है, बनाए हैं तो। 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का भी बी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का भी आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का भी आपका बी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का भी आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 का आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्यों चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है
19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। और 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का भी आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न को और देखते हैं। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का आपका ए हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। और 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लैंग्वेज पेपर को कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं आपका जनरल पेपर की ओर। ठीक है, जो आपका 40 नंबर पूछा जाता है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका कि किसी तार की दीप्ति किस पर निर्भर करती है। तो किसी तार की दीप्ति किस पर निर्भर करेगी, तो उसके आपात तापमान और पृथ्वी से उसकी दूरी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। परमाणु की संरचना के लिए दिए गए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका समान तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही है। विभिन्न तत्वों को परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु भार जो है समान होते हैं वह समभारी कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही है। अब विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि तीनों का तीनों सही है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जा रहा है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनीय उत्तक का भाग नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कॉलेज काइजामा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 34वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। ठीक है, तो सर्वोत्तम आहार क्या है, तो ये हो जाएगा आहार विशेष द्वारा निर्धारित विशेष आहार है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा। ठीक है, अगर अम्ल या क्षार को हम जल में मिलाते हैं तो क्या होगा, तो प्रति इकाई आयतन में आयतनों की साद्रता जो है, ठीक है, वो कमी होगी। तो बिल्कुल सही है। बिलियन तनु हो जाएगा, तो ये भी सही है। यानी कि 2 और 3, तो 2 और 3 किस में है, तो यहाँ नहीं दिया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 36वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, तो देखिए कि फेफड़ों में कुपिकाओं में के होने का क्या कारण है। ठीक है, तो इस 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 37वां प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। 37वां प्रश्न कहा जा रहा है कि किस कारण से आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक अत्यधिक होते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक जो है किसके कारण से अधिक होगा, तो प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 38वां प्रश्न आपका कि जैव निम्नीकरण पदार्थों के बारे में विचार करने पर इनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है। ठीक है, तो कौन सा उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वे सभी मूलतः जैविक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे स्थलों से संबंधित सही जोड़े को चुनें। तो सही जोड़े को चुनना है। चलिए देखते हैं क्या है सही जोड़ा। तो देखिए कहा जा रहा है फुट्टाला झील महाराष्ट्र में है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और तोरखम सीमा रेखा जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, याद रखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, किसके बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि किस भारतीय कंपनी ने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न कुट्रिम को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ओला ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि भारत में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है जिससे हाल ही में भारतीय नौसेना ने सौंपा है। ठीक है, तो 41 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो INS संधायक।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता हेतु ई अधिगम योजना को किस राज्य ने शुरू किया है। तो ई अधिगम योजना जो था किस राज्य ने शुरू किया है, तो याद रखिए हरियाणा ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में 52 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की किस बस्ती को खोजा गया, ठीक है, कहाँ मतलब कि खोजा गया था। तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में भारत विकसित बिहार नामक समारोह के लिए 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया है, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा जा रहा है कि पर्यावरणीय खतरों के कारण चर्चा में रहे विक्टोरिया झील किस देश की सीमा से सटा हुआ है। तो विक्टोरिया झील जो है किस देश की सीमा से सटा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते किस खिलाड़ी ने WTT फील्डर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में पहला वैश्विक टेबल टेनिस का खिताब हासिल किया है। तो किसने किया है, तो श्रीजा अकुला ने किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि सर स्टेफोर्ड की क्रिप्स नेतृत्व में क्रिप मिशन का उद्देश्य था, तो क्या था, तो ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों को समर्थन में भारतीय नेताओं को मानना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 48 में प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। कि किस पुस्तक में लिखा गया था, तो ये आपका हिंद स्वराज में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को डैश वर्ष अंगीकृत किया था। तो 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो लाहौर प्रस्ताव को कब किया गया था, तो 1940 में किया गया था। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 150 में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किससे दिया गया, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इस पद का प्रस्ताव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, तो देखिए करो या मरो तो करो या मरो कौन कहे थे, तो महात्मा गांधी कहे थे, ना कि ये आपका लाला लाजपत राय कहे थे, ठीक है, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक सही है, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह सब सही है, लेकिन कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। चलिए 51 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 52 प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लगाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन किसका है, तो ये कथन जो है ये कथन किसका है, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी का। ये कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है कथन किसका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। अभी जस्ट आप लोग को हम बताएं तो 53 का राइट आंसर का लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है। चलिए 54 हो गया, 53 हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था। तो कौन सा वकालत अपना छोड़ दिए थे, तो 54 का राइट आंसर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 नंबर कि साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है। तो ये किस सीमा पर स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाक सीमा पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत की जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने समय का अंतराल पड़ता है, तो 2 घंटे का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही ढंग से सम्मिलित नहीं है, तो कौन सही ढंग से सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर जबलपुर जो है झेलम नदी ये सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है
कि हिमाचल प्रदेश में स्थित राहुल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटियाँ से डैश के द्वारा जुड़ी हुई है। तो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये आपका रोहतांग दर्रे के साथ जुड़ा हुआ है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका यूएसए में स्थित है, अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो कौन प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो देखिए, तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ी ये स्थानीय नाम नहीं है। इलायची की पहाड़ी आपको पता होगा केरल, ठीक है, केरल हो जाएगा, केरल की पहाड़ी ना। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो अभी जस्ट आपको हम अच्छा वो तो नेपाल के राज्य के बारे में बात किए थे ना। यहाँ पे आपका बिहार का जिला पूछा है, तो पूर्णिया जिला ये नहीं करता है। चलिए यहाँ से आपका 8 नंबर आपका मैथ शुरू होगा, ठीक है। 63 से क्या होगा? ये आपका मैथ शुरू होगा। तो यहाँ से हम लोग आंसर से बता के निकलते हैं, ठीक है। देखिए 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए 65 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें आपका आंसर नहीं दिया हुआ, आंसर जब बनाइएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो आंसर बनाइएगा तो आंसर आएगा कितना आएगा? 11 आएगा, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 66 नंबर, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 62। और 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न क्या है? आइए देखते हैं। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 156%, ठीक है। और 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 16। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग सेट 8 को, ठीक है, जो आपका सेट 8 था, ठीक है, 68 का सेट नंबर 8 को हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला सेट जो आएगा वो आपका सेट नंबर 9 आएगा। किसका? तो 68 का। अब इसको जैसे ही हम ख़त्म करते हैं उसके बाद हम लोग पीजीटी की ओर चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पीजीटी की ओर चलेंगे। पीजीटी का आपका जो भी होगा उसको भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। पीजीटी का हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आप सबको पता है समय आपके पास बिल्कुल ही कम बचा हुआ है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। और जो भी आपका मतलब सेट वगैरह होगा, अगर आप किसी भी संस्थान से जुड़े हुए होंगे तो वहाँ का सेट बनाइए, ठीक है। और हम ऐसे भी आपको रात में 8 बजे इस सेट का पीडीएफ ऐसे भी हम लोग भेज देते हैं। तो सेट 9 का भी जो पीडीएफ होगा रात में 8 बजे भेज देंगे, आप उसको भी बना लीवल कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि सर आप किरण बुक से क्यों नहीं बनाते हैं? तो देखिए पीजीटी का हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद हम किरण का, ठीक है, 9-10 का वीडियो ज़रूर बना देंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। 68 के बाद हम 9-10 का वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर बना देंगे किरण पब्लिकेशन का, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि सर किरण पब्लिकेशन का बनाइए, तो उसका भी बना दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।